हे गाइस, वेलकम टू इजी नोट्स। इस लेक्चर में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक से ईएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल वैसे ऑपरेशंस हैं जिससे इन्वायरमेंट पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके ऑप्शंस हैं सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, पायरोलाइसिस। हर ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सैनिटरी लैंडफिल, एक होता है ओपन डंप। देखो, डंप में वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद पॉपुलेशन एरिया से दूर कहीं जाके डंपिंग साइट पर डायरेक्टली डंप कर देंगे, फेंक देंगे। तो ओपन डंप की प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम खुले में सॉलिड वेस्ट को फेंक देंगे तो सॉलिड वेस्ट में बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है, जो क्या होगा, समय के साथ बायोडिग्रेडेशन जिसमें स्टार्ट हो जाएगा, मतलब विघटित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट्स, फ्लाइज वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ और एक बहुत ही खराब स्मेल, बैड स्मेल या ओडोर जिसको कहते हो, वो जनरेट होगा, जो इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। और अगर रेनी सीजन रहेगा तो इससे क्या हो सकता है, सॉलिड वेस्ट के कंटामिनेशन को वाटर कैरी कर सकता है और फिर ड्रेन होके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, सैनिटरी लैंडफिल। अब सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, यहाँ पर लैंडफिल का मतलब क्या हुआ, मतलब हम जमीन को भर रहे हैं, जमीन को ऊंचा कर रहे हैं। तो सैनिटरी लैंडफिल या लैंडफिल लोअर एलिवेशन एरिया में किया जाता है, या फिर हम लैंड को डिग करके उसमें सॉलिड वेस्ट को कंप्रेस्ड फॉर्म में डंप करते हैं। और डंप करने से पहले क्या करते हैं, जैसे ये एक मान लो लोअर एलिवेशन एरिया है या फिर यहाँ पे हम डिगिंग किए हैं, तो सॉलिड वेस्ट को डंप करने से पहले यहाँ पर हम एक कोट बना देंगे, एक लेयर बना देंगे क्ले या प्लास्टिक का। फिर इसके अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में सॉलिड वेस्ट को डंप करेंगे और इस डंपिंग के बाद इसके ऊपर अर्थ का एक लेयर दे देंगे, मतलब मिट्टी का एक लेयर दे देंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो फ्लाइज और इंसेक्ट बायोडिग्रेडेशन के कारण इस वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे वो बंद हो जाएगा, प्लस एक हद तक जो हमारा वाटर कंटामिनेट हो सकता था वो बच सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, बहुत हैवी मशीनरी यूज होगा। एक तो डिग करने के लिए हमको मशीन यूज हो सकता है, फिर ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको हम लोग कंप्रेस्ड फॉर्म में डाल रहे हैं, तो इस सॉलिड वेस्ट को कंप्रेस करने के लिए भी हैवी मशीनरी की ज़रूरत होगी। और जब भी हम मशीनरी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फ्यूल यूज होगा उस मशीन को चलाने के लिए, जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल मेथड नहीं होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है इंसिनरेशन। देखो, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक इंसिनरेशन, एक पायरोलाइसिस। दोनों के बीच बस डिफरेंस इतना है कि इंसिनरेशन में हम लोग वेस्ट को खुले में जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और पायरोलाइसिस में जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर में वेस्ट को जलाया जाता है। मोस्टली इसमें पायरोलाइसिस में प्लास्टिक और रबड़ को जलाया जाता है, जिससे हमको टार मिलता है। तो जब भी हम किसी वेस्ट को जलाएंगे तो उससे बहुत सारा गैस एमिट होगा, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस इमिट होगा इससे। तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। और जब इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा तो ये कैसे हो सकता है एक इकोलॉजिकल एक्सेप्टेबल मेथड? तो ये भी बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, रे भी नहीं होगा। इसका सही आंसर सी, कंपोस्टिंग होगा। देखो, कंपोस्टिंग एक कंप्लीटली नेचुरल फिनोमिना है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को यूं ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। और चूंकि ये कंप्लीटली नेचुरल फिनोमिना है, इन्वायरमेंट पर इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ये इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होगा।
बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि डिकम्पोजिशन सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का हो सकता है, इनऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और इनऑर्गेनिक मैटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद डेवलप नहीं होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में काउज द स्प्रेड ऑफ। अगर हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज नहीं करते हैं तो क्या फैल सकता है, ये पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया जो है मैक्सिमम किसके कारण फैलता है, वाटर वेस्ट के कारण, या फिर जहाँ पे वाटर पॉल्यूट हो जाएगा उसके कारण। उसके बाद है टाइफाइड। देखो सॉलिड वेस्ट में मैक्सिमम जो परसेंटेज है टिपिकल किसी भी सिटी का, उसमें 50% क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, मतलब कि वैसा मटेरियल जो खुद ब खुद डिग्रेड हो सकता है। तो अगर हम इस सॉलिड वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये जो 50% मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल, ये इसका डिग्रेशन शुरू हो जाएगा, और जब डिग्रेशन होगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, बैड स्मेल प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, फ्लाई और इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये जो फ्लाइज और इंसेक्ट होते हैं ना, ये होते हैं प्राइम कैरियर टाइफाइड के और डिप्थेरिया के। इसका आंसर यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा। देखो रोडेंट्स फैलता है रैट्स के कारण, और ये भी सॉलिड वेस्ट के कारण ही फैलता है, लेकिन रैट्स जो हैं वो इतना जल्दी स्प्रेड नहीं करेगा रोडेंट प्लेग। क्यों नहीं स्प्रेड करेगा, क्योंकि एक रैट को वयस्क होने में लगता है 30 से 35 दिन, और रैट्स क्या है, मैमल्स हैं, और ये बेबी प्रोड्यूस करते हैं 30 से 35 दिन। इसको यंग एज में आने में लगा, और ये बेबी प्रोड्यूस करेंगे कितने दिन में, 21 से 25 दिन में। तो यहाँ पे इतने दिन से पहले ही बायोडिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, और टाइफाइड पहले फैलेगा अगर हम उसको डिस्पोज अच्छे से नहीं करते हैं तो। देखो डिसेंट्री क्या होता है, डिसेंट्री एक तरह का इन्फेक्शन है जो हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन्स में फैलता है, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, डायरिया होती है, और डायरिया होती है बैक्टीरिया या पैरासाइट के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द टिपिकल डेंसिटी इन केजी सेंटीमीटर क्यूब इन सिटू ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल इज इन द रेंज ऑफ। यानी एक वेल कॉम्पैक्टेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का तुम्हारा डेंसिटी कितना होता है। तो देखो नॉर्मली जो सॉलिड वेस्ट का डेंसिटी होता है वो 50 से 290 केजी पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेल कॉम्पैक्टेड पूछ रहा है। तो इसका जो रेंज है वो होता है 290 से 750, लगभग 300 से 750 होता है। तो इसका आंसर ये जो है तुम्हारा ये हो जाएगा बी, 310 से 500 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लैंडफिल सीलैंड्स फॉर कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेड मूवमेंट्स। 1 है लाइम, सेकेंड है सैंड, उसके बाद है बेंटोनाइट, फ्लाई ऐश और ब्यूटलीन रबर। मतलब कि जब हम सैनिटरी लैंडफिल करते हैं तो वेस्ट को डंप करने से पहले वहाँ पे एक कोट चढ़ा दिया जाता है ग्राउंड पे, जो होता है ब्यूटलीन रबर और बेंटोनाइट का। इससे क्या होता है, जो वेस्ट से जो लीचेड जनरेशन होता है वो ड्रेन नहीं करता है, और जिससे वाटर कंटामिनेट होने से बचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 5, ये याद रखना, बेंटोनाइट और ब्यूटलीन रबर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल। देखो कंपोस्टिंग अप्लाई तो कर नहीं सकते प्लास्टिक और रबड़ के लिए, इंसिनरेशन करेंगे तो उसमें हमको कोई विशेष बेनिफिट तो होगा नहीं। सैनिटरी लैंडफिल किया जा सकता है लेकिन इससे हमको कुछ आउटकम मिलेगा नहीं। इसका सही आंसर डी, पायरोलाइसिस होगा, क्योंकि जब हम प्लास्टिक और रबड़ वेस्ट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाते हैं तो हमको टार मिलता है, जो कि फर्दर बहुत सारे कामों में यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इंसिनरेशन में हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वेस्ट को जलाते हैं, और पायरोलाइसिस में हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में वेस्ट को जलाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 2 लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को एक दूसरे से मैच करना है। लिस्ट 1 में इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल, कंपोस्टिंग, सैल्वेज बाय सॉर्टिंग,
लिस्ट 2 में है रिक्वायर्ड प्री सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग एंड टर्निंग, लिमिटेड टू स्पेशल वेस्ट एंड सेलेक्टेड मटेरियल, हाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रैक्टर, रेट एंड फ्लाई ब्रीड। ए है इंसिनरेशन। देखो इंसिनरेशन जब भी हम करेंगे वेस्ट का तो उसके लिए हाई ऑपरेशन, बहुत सारी मशीनरीज का यूज होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा, चूंकि ये वेस्ट है तो हायर होगा। तो ए का हो जाएगा तुम्हारा 3। अब ऑप्शन में देखो 3 किस्में हैं, सी में है और डी में है, तो ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गया। उसके बाद सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लाई ब्रीड्स भी हो सकता है और ट्रैक्टर भी हो सकता है। तीसरा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, प्री सॉर्टिंग करना पड़ेगा। मतलब वेस्ट को हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, क्योंकि कंपोस्टिंग जो होता है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर में होता है। तो नंबर सी का क्या हो जाएगा 1। अब इसमें से देखो किसमें नंबर सी का 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। और सैल्वेज बाय सॉर्टिंग मतलब वेस्ट का सेग्रीगेशन का बात हो रहा है, तो ये क्या है, लिमिटेड टू स्पेशल वेस्ट एंड सेलेक्टेड मटेरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये ए का 3, बी का 4 ट्रैक्टर है और सी का 1 और डी का 2। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देखना जरूरी है। और जब हम सैनिटरी लैंडफिल करते हैं तो बहुत हद तक फ्लाई ब्रीडिंग कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इसमें ट्रैक्टर हम लोग कर दिए सैनिटरी लैंडफिल में। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस का ध्यान रखना। क्वेश्चन 7 है असर्शन एंड रीजन। देखो इसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बाद उसका रीजन दिया रहता है और इसमें 5 ऑप्शन होता है ABCD। इसमें हमको देखना होता है कि पहला तो स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट जो है, जो उसका रीजन दिया हुआ है उसके बाद वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, सैनिटरी लैंडफिल कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। मतलब कि सैनिटरी लैंडफिल को अब इंडिया में यूज नहीं किया जा सकता डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, द लीचेट फ्रॉम द सैनिटरी लैंडफिल में पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। देखो इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में हम लोग का बजट काफ़ी हद तक लिमिटेड होता है। अगर हम सैनिटरी लैंडफिल नहीं करेंगे तो सोचो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे। पहला तो हो सकता है हम लोग के पास इंसिनरेशन का ऑप्शन और दूसरा हो सकता है पायरोलाइसिस का ऑप्शन। अगर इंसिनरेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम वेस्ट को जलाएंगे तो वो दूसरे मटेरियल जो मेन सोर्स हैं इंडिया में एनर्जी जनरेशन के, उसके कंपेयर में कम एनर्जी जनरेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। पायरोलाइसिस करेंगे तो और भी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा और सारे मटेरियल पे तो हम पायरोलाइसिस कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में सेग्रीगेशन तो होता नहीं है वेस्ट का। हमारे घर में जो किचन वेस्ट होता है या फिर घर का जो वेस्ट होता है सब मिक्सचर ही निकलता है ना हाउस होल्ड से, सेग्रीगेट तो हम लोग करते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा इंसिनरेशन या पायरोलाइसिस या और भी मेथड का बात कर लो तो सैनिटरी लैंडफिल जो है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में मोस्ट सूटेबल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन रीजन देखो इसका क्या दिया हुआ है कि द लीचेट फ्रॉम द सैनिटरी लैंडफिल में पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग सैनिटरी लैंडफिल करते हैं तो एक कोट दे देते हैं प्लास्टिक या फिर क्ले का, उसके बाद कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट उसमें डंप किया जाता है। लेकिन सॉलिड वेस्ट में कंपैक्शन के बाद भी कुछ वाटर रिमेन रह जाएगा, जो बाद में जाके जब बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट डिग्रेड होना स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, लीचेट जनरेट करेगा। और ये जो लीचेट है इससे वाटर क्या हो सकता है, ड्रेन हो सकता है और ग्राउंड वाटर को कर सकता है कंटामिनेट। तो इसमें सिर्फ इसका रीजन सही है और ये जो स्टेटमेंट था ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज कॉल्ड। बेंगलुरु मेथड, नागपुर मेथड, दिल्ली मेथड और इंदौर मेथड। देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ 2 ही मेथड यूज होता है इंडिया में, बेंगलुरु मेथड और इंदौर मेथड। नागपुर मेथड और दिल्ली मेथड जैसा कोई चीज है नहीं।
इंदौर मेथड जो है वो है एरोबिक मेथड। एरोबिक मेथड का मतलब क्या? एरोबिक मेथड का मतलब जब हम डिकम्पोजिशन किसी भी वेस्ट का कर रहे होते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, उसको ढकते नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, उसको एरोबिक मेथड कहते हैं। और ये जो बेंगलोर मेथड है ये है एनारोबिक मेथड। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी वेस्ट को का डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, कंपोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग अर्थ का मतलब कि मिट्टी का एक लेयर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन उस तक पहुंच नहीं पाता, और ऐसे में जो डिकम्पोजिशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो उसको कहते हैं एनारोबिक मेथड। इन दोनों को हम लोग आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर्स में, लेकिन अभी बस इतना याद रखना कि बेंगलोर मेथड जो है वो एक एनारोबिक मेथड है, वहीं इंदौर मेथड जो है वो एक एरोबिक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज करेक्ट। देखो, कार्बन और नाइट्रोजन जो है ना डिकम्पोजिशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन जो है जो बैक्टीरिया का सेल डेवलप करने में हेल्प करता है, और कार्बन वर्क करता है एज अ फूड ऑफ बैक्टीरिया। तो जब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो घटेगा तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन घट जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को हम आगे और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे चैप्टर में। तो अभी बस इतना जान लो कि कार्बन क्या है, बैक्टीरिया का फूड है, और नाइट्रोजन क्या है, बैक्टीरिया के सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जब घटेगा तो डिकम्पोजिशन रेट भी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। यहाँ पे कंप्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, तो इसका देखो ऑप्शन क्या है, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, फूड डेमोलेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट, रबीज स्पेशल वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम ओपन एरिया। तो इसका हो जाएगा म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो म्युनिसिपल वेस्ट किसको कहते हैं, जो हमारे घर से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कहेंगे म्युनिसिपल वेस्ट। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट जनरेट होगा उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट कहेंगे। हजार्डस वेस्ट हमारे हाउस होल्ड और इंडस्ट्री दोनों से जनरेट होता है, और मैक्सिमम जो जनरेट होता है वो होता है इंडस्ट्रीज से। और हजार्डस वेस्ट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो इसको स्पेशली ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आंसर होगा पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्यों करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और रबर वेस्ट को जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न करते हैं तो हमें टार मिलता है, तो इसलिए पायरोलाइसिस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड इज एज फॉलोज। नाइट सॉइल 35 टन। नाइट सॉइल किसको कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा को कहते हैं। वेस्ट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, उसको क्या कहते हैं, नाइट सॉइल कहते हैं। उसके बाद रबिश है 40 टन। डिब्रिज, डिब्रिज किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट को डिब्रिज कहते हैं, ये है 25 टन। और गार्बेज है 40 टन। गार्बेज किसको कहते हैं, मेनली जो होता है किचन वेस्ट होता है या हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसको हम लोग गार्बेज कहते हैं। ऑर्गेनिक जो होता है, तो इसमें पूछ रहा है ऑर्गेनिक सॉलिड इन द एबव कंपोजिशन। इसमें सिर्फ दो ही ऑर्गेनिक मटेरियल है, पहला तो गार्बेज और दूसरा नाइट सॉइल। तो अगर इस दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 40 + 35 = 75। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 75 टन। क्वेश्चन नंबर 13 है इन द सैनिटरी लैंडफिल डिकम्पोजिशन एंड केमिकल चेंज विद इन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट गोज ऑन, कंसिक्वेंटली चेंजेस विद द लैंडफिल कैन बी। मतलब कि उसके कारण क्या इम्पैक्ट होगा लैंडफिल में। देखो, टेम्परेचर हाई होगा क्योंकि बायोडिग्रेशन हो रहा है, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही लैंडफिल में। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ गैसेज H2, CO2, CO, CH4 ये प्रोड्यूस होगा, ये भी सही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस, ये भी सही है, पैथोजेंस का डिस्ट्रक्शन होगा। प्रोडक्शन ऑफ अदर गैसेज लाइक SO2 एंड NO2, ये दोनों गैसेस प्रोड्यूस नहीं होता है सॉलिड वेस्ट के डिग्रेशन में या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के डिग्रेशन में।
तो 4 नंबर इसमें हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 है बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड इज एन एनारोबिक मेथड। अभी इसको पढ़ चुके हैं। बेंगलोर मेथड कैसा है? एनारोबिक मेथड है, मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है बेंगलोर मेथड में। तो ये एक सही ऑप्शन है। उसके बाद देखो और ऑप्शन देख लेते हैं। डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन करता है बेंगलोर मेथड, और ये भी गलत हो जाएगा। तो और है डिफरेंट एज इंदौर मेथड इज एन इंसिनरेशन मेथड, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर बी डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड इज एन एनारोबिक मेथड। बेंगलोर एनारोबिक मेथड है और इंदौर एरोबिक मेथड है, ये याद रखना। और वैसे इसको आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द टर्म पायरोलाइसिस। देखो पायरोलाइसिस हम लोग अभी बहुत बार देख चुके हैं। पायरोलाइसिस में क्या करते हैं, हम लोग वेस्ट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न करते हैं। एक क्लोज्ड चैम्बर में ऑक्सीजन के एब्सेंस में वेस्ट को बर्न किया जाता है। इसका ऑप्शन देख लो। सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। सॉलिड वेस्ट इज इंसिनरेटेड in a presence of oxygen. Waste water is treated with oxygen. Dissolved solid of water are removed as a gas of distillation. तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम लोग वेस्ट को यहाँ पर बर्न करते हैं या हीट करते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है, प्लास्टिक और रबड़ वेस्ट होता है, जिससे हमको आगे टार मिलता है जाके। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।